हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। प्यारे साथियों, आज आप सभी को छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस दिवाली आप जरूर खुद से निर्णय लें कि हम अपनी दिवाली आगे आने वाली जो अगले साल की दिवाली है वो बेस्ट से बेस्ट यानी अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करें। यानी अगली दिवाली हमारी इस दिवाली से अच्छी होनी चाहिए। यही हम सभी को निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन है। मनुष्य निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहे, लगातार अपने प्रगति के बारे में, समाज के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में सोचता रहे। त्योहार हर साल आता है, त्योहार प्रत्येक वर्ष आता है। जैसे हमें ये सोचना चाहिए कि यह जो त्योहार हमारा जा रहा है, इस त्योहार से और अच्छा हम त्योहार को, आने वाले त्योहार को बनाएंगे। यही आपको निर्णय लेना है, चाहे वो अपनी नौकरी में हो, चाहे अपने समाज के विकास में हो, चाहे परिवार के विकास में हो, चाहे खुद के विकास में हो। विकास तो विकास होता है। यही आप सभी को और हम सबको निर्णय लेना चाहिए। आप सभी को एक बार फिर से छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली दोनों की 2024 दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप पर ढेर सारी कृपा बरसाए, धन धान्य से भर दे, खुशियों से भर दे। यही हमारी मनोकामना होगी। चलिए आज के इस वीडियो में हम सभी लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का मैथ अति लघुत्तरी प्रश्नों की जो श्रृंखला का वीडियो चल रहा है, उसमें आज का अगला सवाल। चलिए देखते हैं कहता क्या है। पहला सवाल है कि 150 का रुपए 150, किसका रुपए 150 दिया है। 150 रुपए का 12% कितना होगा, यही ज्ञात करना है। तो आपको लिखना है, हल कीजिए बराबर 150 का 12 रुपया। तो इसे लिखना है 150 का 12 बटे में, प्रतिशत मतलब क्या होता है 100। अब आपको कटपिट कर देना है। देखो कटपिट यहाँ आपको दर्शाना नहीं है, क्योंकि कॉपी को खराब नहीं कर रहे हैं। नंबर आपको लेना, लिखित पेपर है आपका। तो मैं कहूँगा अगर 50 से इसको काट दिया जाए तो 50 तिया 150 और गुणे में 12 बटे में 50 दूनी, यानी हम लिख सकते हैं कि 3 गुणे 12 बटे 2। अब फिर अगली लाइन में आप देखेंगे कि 3 गुणे, अब 2 छक 12 होता है और 6 त्रिक 18 कर देंगे। अब जाके सवाल का आपका अगला उत्तर हो जाएगा। अब आप लिखोगे कि हमारा उत्तर कितना है, 18 है। आंसर आपको क्या लिखना है, 18 लिखना। इस प्रकार से आपको लिखकर दिखाना है, क्योंकि लिखित परीक्षा आपकी होती है, बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि फेल होने की जरूरत नहीं है। अब आप फेल नहीं होंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कहता है, एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर तथा चौड़ाई 45 मीटर है, तो बगीचे को चारों ओर से घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। एक बगीचा है, एक बड़ा सा आपके पास बगीचा है और जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। लंबाई कितना दिया गया है, 115 मीटर और चौड़ाई जो है 45 मीटर। कह रहा है इसको चारों ओर से घेरने के लिए तार लगाना पड़ेगा और तार की लंबाई बताइए। तो मैं आपको बता दूं, आपको लिखना है तार की लंबाई। क्या लिखना है, तार की लंबाई। तार की लंबाई बराबर, क्या लिखना आपको, तार की लंबाई बराबर, तार की लंबाई बराबर आपको लिखना है 2l + b, क्योंकि आयत का परिमाप होता क्या है, l + b बराबर आयत का परिमाप होता है। तो 2 गुणे में लंबाई धन चौड़ाई, यानी 115 मीटर प्लस में क्या लिखना है, 45 लिखना है। अब देखेंगे 5 5 10 हो जाएगा और 4 1 5 1 6 हो जाएगा और 1 हो जाएगा और गुणे में क्या है 2।
अब 16 दूनी यानी 160 दूना 320 हो जाएगा मीटर। यानी उस आयताकार जो बगीचा है उसे घेरने के लिए कुल 320 मीटर लंबाई की तार की आवश्यकता होगी, जिससे हम तार बगीचे को क्या कर सकते हैं, बगीचे को घेर सकते हैं, जिससे हम बगीचे को क्या कर सकते हैं, घेर सकते हैं। अगला सवाल आपका होगा, अगला सवाल है, कहता है कि बताइए इसको हल करके, इसको आपको क्या करना है, सरल करना है, सॉल्व करना है। तो चलते हैं देखते हैं। कहता है -6/25 है और भाग में 2/5 है और प्लस में 4/5 है। इसको हल करना है तो मैं लिख देता हूं हल। अब देखिए अगली लाइन में आप -6/25 ही रहने दीजिए, भाग का उल्टा गुणा होता है तो 5/2 हो जाएगा और प्लस में 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि 5 से 5 पचे 25 हो जाएगा और 2 तियां 6, इस 2 से इसको हम काट सकते हैं तो लिख सकते हैं 3/5 से काट दोगे तो पंचम 25 हो जाएगा और माइनस हो गया, प्लस में 4/5 हो गया। अब अगली लाइन आप देखोगे, जब हर समान हो तो अंश घट या जुड़ जाते हैं। तो देखो हर समान है यानी 5 लिख लिया और ऊपर -3 और प्लस में क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब आप देखोगे 4 में से 3 घट जाएगा, +1 आ जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, 5, और इसे आप बॉक्स बनाकर लिख दोगे आंसर। यही आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है दो संख्याओं का मासा महत्तम समापवर्तक, 2 संख्याओं का मासा दिया गया है। क्या दिया गया है, 2 संख्याओं का मासा दिया गया है। अब 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 15 दिया गया है और उनका गुणनफल दिया गया। देखो भाई, एक बार मासा दिया है, एक बार गुणनफल दिया है और उनका एलसीएम पूछ रहा है। तो मैं आपको एक सूत्र बताया हूं कि जब भी लासा ज्ञात करने के लिए एक सूत्र याद रखो, सारा याद कर सकते हो। इसको लिखो हल करने पर और सूत्र लिख लो, दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख लो, संख्याओं का गुणनफल लिखो। क्या लिखोगे, संख्याओं का गुणनफल बराबर लिखो, क्या लिखोगे, लासा, और गुणे में क्या लिखोगे, मासा लिखोगे। लासा गुणे में क्या लिखने वाले हो, मासा। अब देखो संख्याओं का गुणनफल दिया कितना है, 900, और उनमें मासा दिया है, मासा 15 दिया है, तो लासा और गुणे में क्या लिखना है, मासा 15। अब देखो 15 वहां है, 15 यहां बटे में आ जाएगा, तो रह जाएगा क्या, लासा, क्या रह जाएगा, लासा बराबर 900 बटे में क्या आ जाएगा, 15। अब आप देखोगे फिर लासा बचेगा उस साइड में, और जब इसको 15 से काट दोगे तो 15 छक्का 90 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 60। अब आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा कि संख्याओं का लासा कितना होगा, 60 हो, संख्याओं का लासा कितना होगा, 60, और मासा कितना हो रहा है, 15, और संख्याओं का गुणनफल क्या हो रहा है, वो 900 हो रहा है। क्या बातें समझ में आ जाएंगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है कि 56 दिया है, 4 आपसे सवाल दिया है आपका। अगला कह रहा 56, 70 और 84, 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो देखो लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की 2 विधि, एक भाग विधि, एक गुणनखंड विधि। तो आप जैसे भी चाहो वैसे लगा लो, मैं भाग विधि लगा रहा हूं, आपको लिखना है हल। और देखो मैं इसको काट दे रहा हूं 7 से, 7 बटे 56, 7 दहम 70 और 7 12 में 84। फिर आप 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 छक 12। फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 5, 2 तियां 6। अब देखो 2 से काटोगे, 2 एकन 2, 5 और 3। फिर 5 से काटोगे तो 5 एकन 5, 3। फिर 3 से काटोगे, जब तक काटो तब तक 1 ना आ जाए, काटते रहो। अब इन्हीं संख्याओं का आपस में गुणनफल क्या होगा, एलसीएम होगा। तो एलसीएम बराबर यानी लासा बराबर क्या लिखोगे, 7 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 5 गुणे में 3। अब इन्हीं का आपस में गुणा करना है। तो देखो
3 पचे 15 दूनी 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 गुणे में 7, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 यानी 840 सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसे आपको गुणा करना है, जैसे चाहो ऐसे गुणा करके लिख लो। इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? 840। देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40, तिया 120, 120 सत्ते 840 सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे। अगला सवाल कहता है, कह रहा 54 के अपवर्तक बताइए। क्या बताना है? 54 के अपवर्तक। तो आपको लिखना है 54 के, क्या लिखना है? अपवर्तक लिखना है। तो मैं आपको बता दूं 54 के अपवर्तक यानी 54 वह संख्याओं से कट जाए, उन्हीं को जिन जिन संख्याओं से कट जाए वही सवाल का उत्तर। तो 54 के अपवर्तक आपको लिखना है। पहले तो 1 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, फिर देखोगे तो ये आपका 3 से 6 9 54 हो जाएगा, फिर 9 छक 54 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, तो फिर उसके बाद 18 तिया 54 होगा, 18 तिया 54 होगा, फिर उसके बाद 54 से खुद कटेगा, और 27 दूना 54 यानी 27 से भी कटेगा भैया, और एक 54 खुद है इन संख्याओं का, क्या 54 का अपवर्तक सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? 54 के अपवर्तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। कहता है 30 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना आपको? 30 के अभाज्य गुणनखंड। तो भैया 30 का आपको फैक्टर करना है। क्या करना है? 30 का फैक्टर करना है। 2 से काट दो, 2 15 में 30 आ जाएगा, 3 से काट दो, 3 पचे 15 होगा, 5 से काट दो, 5। अब आपको लिखना है कि 30 के अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखना है? 30 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड बराबर होगा 2 गुणे में 3 गुणे में 5, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका। क्या बातें समझ में आई? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कहता है गुणनखंड विधि द्वारा। क्या करना है? गुणनखंड विधि द्वारा। देखो भैया, गुणनखंड विधि द्वारा 120 और 300 का मासा ज्ञात करना। तो चलो लिखते हैं। 120 को आप पहले फैक्टर करोगे, 2 से काट दो, 2 छक 12, फिर 2 से काट दो, 2 तिया 6, फिर 2 से काट दो, 2 15 में 30, फिर 3 पचे 15, फिर 5 एकन 5। ये हो गया। और उसी प्रकार 300 का भी आप फैक्टर करो। 2 से काट दो, 2 एकन 2, 2 पंचे, देखो 2 एकन 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 पंचे 10, फिर 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 5 से काट दो, पंचम 25, फिर 5 एकन 5। अब क्या निकालना है? इनका मासा निकालना है। तो आप देख पा रहे हो कि भैया मैंने 120 का जो फैक्टर निकाला है वो निकला है 2 2 2 गुणे में 3 गुणे में 5, और 300 का जो मैंने फैक्टर यानी गुणनखंड किया है वो 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 5। अब इनका जब आपको मासा निकालना है तो मासा वह संख्या होती है जो उभयनिष्ठ होती है दोनों में। तो देखो दोनों में क्या है? 2 है। दोनों में क्या है? 2 है। क्या 2 इसमें है? नहीं। 3 है, हाँ दोनों में 3 है, और 5 है दोनों में। यही इन संख्याओं का मासा होगा। तो 2 दूना 4, तिया 12, पंचे 60 सवाल का उत्तर होगा। यानी इस सवाल का उत्तर यानी मासा क्या आपको आना है? मासा आपका 60 आने वाला है इस सवाल में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि इन संख्याओं में अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? अंतर ज्ञात करना है। अब देखो 5/6 माइनस 2/3 करना है। हल लिख लेना, सॉल्व लिख लेना, और अंतर करना है तो आपको अंतर करना है। अब देखो यहाँ पर आप एलसीएम ले लो। 6 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, एक बार रह जाएगा, और 1 पंचे 5 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 और 2 एकन 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। भैया क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो लिख लो। अब 5 में से 4 गए 1, और 1/6 सवाल का उत्तर हो जाएगा। आपको लिखना है सवाल का उत्तर क्या हो गया है? 1/6। अगला सवाल आप देखेंगे।
तो अगला सवाल कह रहा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? जो दिया गया इसे हल करना है। एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। केवल वीडियो को अधिक से अधिक देखने का प्रयास करें और इसको तैयार करने का प्रयास। इसी प्रकार से आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं ताकि आप फेल ना हो जब इसको आप दोहरा लेंगे। अगला सवाल दिया है 5 गुणे में 3 सही 1/2, कह रहा है इसे हल कीजिए। तो आप लिखिए हल करना। अब देखो 5 गुणे में इसको लिखो 3 दूनी 6 7/2। अभी अगली लाइन लिखो इसका इससे 7 गुणा, क्या कंप्लीट में नहीं, तो इसलिए 7 पचे 35/2 हो जाएगा। अब इसको जब आप तोड़ोगे तो 2 17 में 34, 17 सही 1/2, यही आपका सवाल का उत्तर होगा। और आपको टिक लगाना है या उत्तर करना है, लिखना है कि भैया ये हमारा उत्तर 17.5 यानी 17 सही 1/2 सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है हल कीजिए। इन्हें भी आपको हल करना है। सारे सवाल हल करने वाले दिख रहे हैं। देखो भाई 5 नंबर आपको आराम से नहीं मिलने वाला है, मेहनत करना पड़ेगा। मैंने बताया ना कि मेहनत करना पड़ेगा। चलो फिर से हल करते हैं। कह रहा हल कीजिए, हल कीजिए। और 9 सही 3/4 है और भागे में 3 सही 1/4 है। तो चलो 4 9 36, 36 3 39/4 आ गया और भाग 4 3 12 1 13 में क्या आ गया? 4 आ गया। अब आप देखेंगे 39/4 है और भाग का उल्टा गुणा, तो 4 क्या हो जाएगा? 13। अब देखो 4 से 4 कट जाएगा और 13 3 39 हो जाएगा और सवाल का उत्तर हो जाएगा कि 3 उत्तर आपको लिख कर आना है। उत्तर कितना आया है? 3। 4 से 4 कट रहा है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि 4 से 4 कट जा रहा, 13 3 39 यानी 3 सवाल का उत्तर आ रहा। 13 से काट दो 13 3 39 और 4 से 4 कट जाएगा, खत्म। 3 सवाल का उत्तर हो जाएगा और हल कर दो और लिख दो उत्तर बराबर 3 आ जाएगा। अगला सवाल देखो, कहता है रोहित। अगला सवाल कहता है कि रोहित के पास 4x, रोहित के पास क्या है? 4x - 3y + 7z आम है। ये किसके पास है? रोहित के पास। रोहित के पास क्या है? आम है। ये टोटल आम रोहित के पास है और उसके बाद उसमें से उसने अपने भाई को कुछ आम दे दिया। कितना आम दिया? -2x - 3y + 7z आम क्या कर दिया? अपने भैया को दे दिया। किसको दे दिया भैया? अपने भाई को 7z आम दे दिया। दे दिया मतलब माइनस कर दिया, निकाल दिया। तो जब माइनस करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखोगे ये प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस, तो 4 2 6x हो गया। ये माइनस है, ये प्लस है, खत्म हो जाएगा। ये प्लस ये माइनस खत्म हो जाएगा। यानी अब रोहित के पास शेष आम जो है रोहित के पास यही बचे हैं और ये कितने आम हैं? 6x आम है रोहित के पास बचे। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही लिखकर आपको लगा कर आना है। अगला, निम्नलिखित में से समुच्चय को छांटिए। कौन से समुच्चय को छांटिए? जो परिमित समुच्चय है। देखो परिमित और अपरिमित समुच्चय को छांटना है तो आपको लिखना है हल या आपको लिखना है उत्तर। उत्तर लिखना, देखो इसमें परिमित समुच्चय कौन सा है? अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय ए वाला है, आपको लिखना है परिमिति। कौन सा समुच्चय? परिमित समुच्चय लिख देना। परिमित समुच्चय आपके बारे में अगर बात करें, परिमित समुच्चय के बारे में अगर बात करें तो कौन कौन से भैया? केवल और केवल ए और सी है। ए और सी है। ए में क्या है? ए बी और एफ जी एच, ये परिमित समुच्चय है क्योंकि यहाँ डाटा क्लियर दिया गया है, यहाँ अनंत तक नहीं दिया गया है। और सी में भी डाटा क्लियर है कि 2 4 6 और 9। और आप देखेंगे जो आपका अपरिमित समुच्चय है, कौन सा भैया? अपरिमित समुच्चय जो दिया है वो कौन कौन सा है? वो बी वाला है। क्योंकि देखो बी में क्या दिया गया है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 डैश डैश, कहाँ तक ये नहीं ज्ञात है, कहाँ तक, इसलिए हम क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्चय कहेंगे। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? इस सवाल का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए x + y + में z,
और दिया है माइनस यक्स माइनस वाई प्लस में जेड का मान ज्ञात करना है। तो हल कीजिए और मान ज्ञात कीजिए, क्या दिक्कत है। यक्स प्लस वाई प्लस जेड और माइनस ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस। अब देखेंगे आप यक्स से यक्स कट जाएगा और वाई वाई जुड़ जाएगा और जेड से जेड कट जाएगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा, केवल और केवल 2y उत्तर आने वाला है। यही सवाल का उत्तर आने वाला है और यही आपको लिख कराना है। बाकी जेड से जेड कट गया, वाई से वाई जुड़ गया और यक्स से यक्स कट गया, यानी इसको हल करने पर हमारा उत्तर क्या आएगा, 2y आएगा। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि भैया इसको भी हल करिए और मान ज्ञात कीजिए। तो सभी लोग देखेंगे, कह रहा 2x की 3 घात, हल तो लिख लिए या उत्तर लिख लिए, हाँ 2x। अब माइनस इन ब्रैकेट माइनस यक्स स्क्वायर प्लस में 4x, कह रहा मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए 2x टू द पावर 3 माइनस, इसको ब्रैकेट खोलिए, प्लस यक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा 4x। क्या समान घात वाली संख्याएं हैं? अगर समान घात वाली संख्या नहीं है तो सीधा यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आपको लिख कराना है कि उत्तर बराबर हमारा यही सवाल को। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि भैया इसको भी मान ज्ञात कीजिए और हल कीजिए, यानी जोड़िए। अब देखेंगे इसको हल करना है तो आपको लिखना है हल। 48 प्लस में 8 गुणे में 0.75 और माइनस 5 दिया है। अब आप देखो 48 और 5 को हल कर सकते हो। 48 माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा 43, 43 और गुणे में 5 75 मतलब 0.75 गुणे 8 करेंगे तो देखो गुणा कर लो, 8 पंचे 40 के 0, 8 सते 56, 56 4 60 और कै अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव तो 2 अंक पे दशमलव। 43 प्लस दशमलव के बाद 0 हो उसका कोई मतलब नहीं, इसलिए छोड़ देते हैं। 43 6 क्या हो जाएगा 49। यही सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर और आपको लिखना है। ना वीडियो समझ में आए तो रिवर्स करके देख लें, एक बार नहीं 2-2 बार देखिए, एक बार नहीं 1000 बार देखिए, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक देखिए। और ध्यान रहे जितना अच्छा से देख ले तैयार कर लेंगे उतना अच्छा आपका पेपर जाएगा। गणित है। चलिए देखिए, कह रहा वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं। तो आपको यहाँ हल लेना है या उत्तर लिख देना है, उत्तर लिख देना। वृत्त के किन्हीं, देखो मैं आपको समझा दूं, एक वृत्त होता है, वृत्त के किन्हीं 2 बिंदु यहाँ से यहाँ हो, इनको मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं भैया, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं हम, जीवा। बस इतना सा ही सवाल का उत्तर है। वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा। अब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है, जो केंद्र से होकर गुजरती है और वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित भी करती है। अगला सवाल आप देखेंगे, समद्विबाहु, क्या भैया समद्विबाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं, क्या भैया समद्विबाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं। तो भैया आप क्या समझते हैं, किसी से अगर कह दिया जाए कि समद्विबाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं तो कहते हैं हम कुछ नहीं समझते हैं। क्या है, हम कुछ नहीं समझते हैं समद्विबाहु त्रिभुज से। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा सवाल का उत्तर नहीं देना है। देखो समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है, आपको लिखना है कि यह वह त्रिभुज होता है, वह क्या होता है, त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं। 2 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर माप की होती हैं। क्या होती है भैया, बराबर माप की होती हैं। माप मतलब हम ऐसे कह सकते हैं लंबाई, बराबर लंबाई की होती हैं। बात समझ में आ जाएगा। उन्हें ही हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या बातें समझ में आ जाएंगी। अगला सवाल आप देखेंगे, अगला कह रहा कि इसको हल कीजिए, इसको भी आपको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए 3/5 दिया है और भाग में दिया है -2 बटे में क्या दिया है 5। इन्हें आपको हल करना है और आप लिख लेंगे हल, और इन्हें भी आपको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। देखिए डिवाइड दिया गया है, नहीं भाई प्लस दिया गया है, तो आपको क्या लिखना है, प्लस। ये प्लस का चिन्ह है। देखेंगे आप 3/5 प्लस -2/5।
अब देखोगे जब 3/5 और हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और 2/5 हो जाएगा। और जब हर समान हो तो अंश क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। 3 में से 2 जाएगा 1 और 1/5, यही आपका सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और आपको लिखना है उत्तर। अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है कि एक 75 अंक की परीक्षा में 75 अंक की परीक्षा क्या है। 75 अंक की परीक्षा में मीनाक्षी ने 60% अंक प्राप्त किए। मीनाक्षी ने कितने अंक प्राप्त किए, तो भैया कुल कितना नंबर का परीक्षा था, परीक्षा का पूर्णांक, क्या भैया, परीक्षा का पूर्णांक जो है, पूर्णांक वो कितने का था, 75 अंक का था। 75 अंक, पूर्णांक कितने अंक का था, 75 अंक का। और मीनाक्षी ने पाया कितना, 60%। तो आप लिखोगे मीनाक्षी, क्या लिखोगे, मीनाक्षी ने प्राप्त किया, मीनाक्षी के द्वारा, या मीनाक्षी के द्वारा लिख, या मीनाक्षी ने लिख लिया, मीनाक्षी ने प्राप्त किया, मीनाक्षी ने प्राप्त किया अंक, प्राप्त किया तो कितना किया भैया, 75 का 60% अंक प्राप्त किया, तो 60/100 कर लेंगे। अब देखेंगे 25, 0 से 0 कट जाएगा, ऐसे लिख लो 75 गुणे में 60, अब 0 से 0, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, या 20 तिया 60, 20 पंचे 100 कर लो। फिर देखोगे 5 से पहाड़ा पढ़ोगे तो 5 15 में 75, यहाँ आ जाएगा 15 गुणे में क्या आ जाएगा 3, और 15 तिया 45, 45 अंक प्राप्त किया किसने, मीनाक्षी ने। तो आपको लिखना है उत्तर 45 अंक किसने पाया, मीनाक्षी ने। प्यारे साथियों, मैंने उत्तर प्रदेश DLED के प्रथम सेमेस्टर का मैथ का अति लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में 100 तक के प्रश्नों को हल करा दिया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी को छोटी दिवाली और बड़ी दीपावली 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से और दिवाली के रंगों से, दिवाली के दीपों से जगमगा जाए, यानी आपका जीवन एकदम खुशमय हो जाए, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद।